गुड इवनिंग क्लास। लास्ट रन में हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल को डिस्कस किया था कि रैंडम वेरिएबल दो टाइप का था, एक कॉन्टिन्यूस टाइप का था और एक डिस्क्रीट टाइप का था। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हम लोगों ने कहा था DRV और कॉन्टिन्यूस टाइम को हमने कहा था CRV। ओके, डिस्क्रीट काइंड रैंडम वेरिएबल सबसे पहले क्या होता है, अगर इसे हम आसान लैंग्वेज में समझें तो कोई भी इवेंट जब हम परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पर ढेर सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। ठीक, अब उस पॉसिबल आउटकम को हम क्या करते हैं, कोई नाम देंगे या फिर कोई वेरिएबल असाइन करेंगे या फिर कोई नंबर असाइन करेंगे। ठीक, तो अब जब वहाँ पर कोई नाम देंगे, कोई वेरिएबल देंगे या कोई नंबर असाइन करेंगे तो उसमें हमें ये समझना होगा कि वहाँ पर जो नाम दे रहे हैं या वेरिएबल असाइन कर रहे हैं वो किस नेचर का है। अगर वो डिस्क्रीट नेचर का है, मतलब कुछ सैंपल्स ही पॉसिबल है, तो उसे हम लोग डिस्क्रीट काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल कहें। जैसे हमने कहा टॉसिंग ऑफ कॉइन, टॉसिंग ऑफ कॉइन में दो ही टाइप की पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो उसे हम 0 1, किसी को 0 से नफरत है तो 1 2 या कोई भी ऐसा रैंडम वेरिएबल आप असाइन कर सकते हैं। ठीक, वैसे ही कॉन्टिन्यूअस काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, हम लोग एक रेंज में बात करते हैं। हम लोग बात करेंगे कि आज टेम्परेचर कितना है, तो आज टेम्परेचर कितना है, तो एक रेंज स्टार्ट होगी, एक पर्टिकुलर रेंज से टेम्परेचर कभी स्टार्ट होगा, कभी अप जाएगा, कभी डाउन जाएगा, कभी अप जाएगा, कभी डाउन जाएगा, मतलब 27 to 32 के बीच में ये टेम्परेचर, कभी मान लीजिए क्लाउड आ गया तो ह्यूमिडिटी बढ़ी तो टेम्परेचर बढ़ा, और कभी कभी रेन हो गई तो ह्यूमिडिटी घट गई और इस तरीके से टेम्परेचर और गिर गया, तो वो 27 से 32 के बीच में कभी भी कुछ भी ऐसा टेम्परेचर हो सकता है। ठीक, तो वहां पर क्या होता है, रेंज होता है और रेंज में कोई भी वैल्यू पॉसिबल होती है। अगर उस रेंज में हम लोग कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है उसकी बात करेंगे तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज विदिन दीज टू नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेम्परेचर पॉसिबिलिटीज। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल को असाइन करते हैं। ठीक, फिर हमने कहा था कि डिस्क्रीट काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिफाइन होता है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मतलब क्या, मान लीजिए कोई इवेंट है, ठीक, और उसमें हमने कहा कि 1 2 और 3 आने की प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से है। हमने कहा 1 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी है 1/4 और 3 आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। ठीक, तो इसमें आप ये देखोगे कि ये पर्टिकुलर कहाँ पर डिफाइन होगा, ये रैंडम वेरिएबल 1 के डिफाइन होगा, ये रैंडम वेरिएबल 2 के लिए डिफाइन होगा, ये रैंडम वेरिएबल 3 के लिए डिफाइन होगा। ठीक, हमने क्या किया, 1 2 3 तीन नंबर लिख करके पर्ची पे रख दिया है। आप कौन सा नंबर एक बार में पिक करते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो इस प्रोबेबिलिटी को अगर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो आप देखोगे कि इस तरीके से। अब यहाँ पर आप इसका अगर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनाते हो तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में आप इसे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हो। इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी किस तरीके से डिफाइन करते हो, आप 1 पे डिफाइन करोगे, आप 2 पर डिफाइन करोगे और आप 3 पर डिफाइन करोगे। तो 1 पे जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन करोगे वो कितनी होगी, 1/4, 2 पे जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन करोगे वो कितनी होगी, 1/4, और 3 पे जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन करोगे वो कितनी होगी, 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज को डिफाइन करोगे। ठीक, दूसरी चीज, यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन होती है उस पर्टिकुलर नंबर पर ही डिफाइन होगी। मतलब अगर मैं कहूं कि आप 1.5 पर कितनी प्रोबेबिलिटी होगी ये बता दीजिए, तो आप इसको नहीं बता सकते, ये 0 हो जाएगी। ठीक, तीसरी चीज ये कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अगर आप इसका सम निकालोगे देन दिस सम विल बी 1। ओके, देन दिस सम विल बी 1। ओके, ठीक, तो ये है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की प्रॉपर्टीज। दूसरी चीज मैंने आपको हमेशा बताया कि हमेशा प्रोबेबिलिटी मतलब होप होता है, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक, तीसरी चीज, तीसरी चीज अब हम लोग इसके बाद क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो तीन प्रॉपर्टीज हैं इसकी। पहली चीज कि ये हमेशा किसी न किसी उस पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यू पर ही प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगी। दूसरी चीज, हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये 0 से 1 के बीच में होगी। और तीसरी चीज ये होगी कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ऑल प्रोबेबिलिटी वो 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।
आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे कह सकते हो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जो भी हम लोग डिफाइन किया, आप इसे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कर सकते हो या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी कर सकते हो। ठीक, अब इसके बाद हम लोग डिफाइन कर रहे हैं सीडीएफ। सीडीएफ मतलब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल पे डिफाइन होगा, मतलब सर ये कॉन्टिन्यूअस नेचर का होगा। ठीक, मतलब ये है कि ये किसी भी वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइन होगा। और कैसे डिफाइन होता है, जैसे कि मैं कहूंगा, इस तरीके से स्टेटमेंट को समझिए कि मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप 1.5 से कम वाले नंबर वाले चिट को उठाते हो। तो 1.5 से कम नंबर वाले चिट को उठाते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है सर, उतनी ही, मतलब क्यों, वन ही तो मैं उठा सकता हूं, मतलब 1/4 है। ओके, मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप 2 या 2 से कम नंबर वाली चिट को उठाते हो, तो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी, 1/4 प्लस 1/4, मतलब इट विल बी 1/2। मैं कहूं प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप 2.2 से कम नंबर वाले चिट को उठाते हो, तो इस केस में भी 1/4 प्लस 1/4, दैट विल बी 1/2। ठीक, फिर अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप 4 नंबर से कम वाले चिट को उठाते हो, देन इट विल बी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2, सो दिस विल बी 1। okay, definitely whenever we will pick the number which will be less than 4 or 3। ठीक, तो सीडीएफ मतलब आपके समझ में आ गया होगा, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू जिसपे कि हम बात कर रहे हैं, उससे पहले जो कुछ भी हुआ है उसके सारी प्रोबेबिलिटी का सम वहां पर आपको पता चल जाता है। उससे पहले जितने भी इवेंट हुए हैं उस सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज का सम आपको पता चल जाता है। ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कैसे ड्रॉ करूंगा, देखिए मैंने कहा 0.5 से कम, तो ठीक है सर 0.5 से कम कोई नंबर नहीं है। 1 के लिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी अगेन 1/4। ठीक है ना, 2 के लिए बताइए क्या हो जाएगा, 2 के लिए हो जाएगा दिस विल बी अगेन 1/4, 1/4 प्लस 1/4, सो दिस विल बिकम 1/2। और 3 के लिए बताइए क्या हो जाएगा, 3 के लिए हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, सो दिस विल बिकम 1। तो मुझे आपको ये पता चल गया होगा कि आप इसे कैपिटल एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हो, और ये कैपिटल पी एक्स इज लेस देन 0 क्यों डिफाइन कर रहा है, रैंडम वेरिएबल इज लेस देन दैट पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सारे के सारे प्रोबेबिलिटी जो उसके पहले आ रहे हैं उनका हम क्या करते जाएंगे, सम करते जाएंगे। तो ये डिस्क्रीट काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल में हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। फिर आता है कॉन्टिन्यूअस काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक, कॉन्टिन्यूअस काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल में भी ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली चीज कि एफ एक्स हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा कि एफ एक्स का जो ओवरऑल अगर स्पेस के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ये पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं कहीं ये एफ एक्स से लिखा रहेगा और कहीं कहीं ये पी एक्स से लिखा रहेगा, कहीं कहीं पी एक्स एक्स लिखा रहेगा। पी एक्स एक्स का मतलब यही होता है, एक्स मतलब इट इज डिफाइंड फॉर रैंडम वेरिएबल एक्स, एंड कैपिटल रैंडम वेरिएबल एक्स में हम किसी वैल्यू स्मॉल एक्स के लिए बात कर रहे हैं। जैसे कि हम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो हमने टेम्परेचर को हमने क्या कहा, हमने टेम्परेचर को कहा कि वहां पर जो रैंडम वेरिएबल हम लोग असाइन कर रहे हैं, वी आर असाइनिंग द रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स। ओके, और वो कैपिटल एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता है 27 से लेकर के 32 के बीच में। ओके, लेकिन मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम क्या है कि वो 30 पर जाता है टेम्परेचर और हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइन करेंगे। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में एक तरीके से कितना इवेंट कहां पर ज्यादा हो रहा है, कहां पर कम हो रहा है, आपको देख करके उसको समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेम्परेचर होने, ये टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। ओके, लेकिन वो कितनी बार होगा आप इसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अभी आपको बता दिया कि 27 से 32 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूटी में बात कर रहे हो। तो जब आप यहाँ पर f ऑफ x एट पर्टिकुलर वैल्यू बात करते हो, आप कहोगे सर f ऑफ 1 को आप f ऑफ 28 बता दीजिए, तो मैं कहूंगा भैया f ऑफ 28 इज 0, आई कांट डिफाइन इट, बिकॉज यहाँ पर जब भी मैं बात करूंगा तो मैं किसी रेंज के लिए बात कर सकता हूँ। मैं कहूंगा सर 27 से 30 के बीच में क्या टेम्परेचर है, तो आप कहोगे 27 से 30 के बीच में ऐसा है, मुझे 27 से 30 के बीच में इस ग्राफ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक, जब मैं पूरे स्पेस के लिए इसे इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। इस पे लास्ट टर्म पे हमने न्यूमेरिकल भी देखा था, हमने देखा था कि किस तरीके से जब हमने पूरे स्पेस के लिए इंटीग्रेट कर रहे थे कोई भी पीडीएफ, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। ओके, तो ये हुआ पीडीएफ। अब यहां से हम लोग आते हैं सीडीएफ। ये जो डिफाइन हो रहा है ना कैपिटल एफ ऑफ एक्स से, ये हो रहा है सीडीएफ।
ओके। सीडीएफ देखिए कैसे डिफाइन होता है। सीडीएफ फिर से मैंने कहा कि ये प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता है एक पर्टिकुलर रेंज के लिए मतलब उस पर्टिकुलर एक्स से वैल्यू के लिए, जैसे कि यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से एक्स। फिर अगर मैं इसी ग्राफ को देख करके आपसे पूछूं कि ये बता दीजिए सर, मुझे ये बता दीजिए कि 26 होने का 20, ऐसा बताइए कि उस दिन 26 से कम टेम्परेचर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप डेफिनेटली कहोगे सर डेफिनेटली 0 है। या 27 से लेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप कहोगे सर डेफिनेटली 0 है। ठीक, 27 से लेस होने की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर क्या है, 0 है। लेकिन जैसे जैसे हम 27 से ऊपर की बात करने जीते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर एरिया अंडर कर्व क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एरिया अंडर कर्व विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक, मैं कहूं कि ऐसा बताइए कि 32 से कम रहा हो टेम्परेचर, तो आप कहोगे सर पूरे दिन तो 32 से कम था। 32 से कम था इसका मतलब पूरे के पूरे दिन टेम्परेचर 32 से कम था, इसका मतलब अगर मेरे इस स्टेटमेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1। ओके। वैसे अगर ये ट्रायंगुलर काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और मैं कहूँ 30 के से कम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब इक्वी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 30 मान लीजिए या 29.5 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप क्या कहोगे, दिस विल बी हाफ। मतलब ये क्या होगा, ये धीरे धीरे ऐसे ये ग्राफ इंक्रीज करेगा। ट्रायंगुलर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है ना। और यहाँ पर यहाँ तक ये पहुंचेगा, और इसके बाद जब ये यहाँ तक पहुंचेगा, सॉरी इस पॉइंट तक पहुंचेगा, तो नाउ इट विल हैव यूनिटी। ओके, मतलब वहां पर जब भी ये पहुंच जाएगा तो इट विल हैव, मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं। तो जब एरिया अंडर कर्व स्टार्ट होगा तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होते 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 जब ये 32 तक पहुंचेगा तो यहाँ पर ये यूनिटी हो जाएगा एंड इट विल, ओके ठीक है। तो ये हुआ सीडीएफ। कैसे पीडीएफ से सीडीएफ डिराइव होता है, इसका इंटीग्रेशन करके। when we will integrate PDF, then it will be converted to CDF. Okay, so how we can we derive PDF from CDF? Definitely. जब इंटीग्रेशन का उल्टा क्या होता है भाई, डिफरेंशिएशन। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सीडीएफ से पीडीएफ मिल जाएगा। तो वही कहानी यहाँ पर भी है कि अगर मैं इसे यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने इसे डिफरेंशिएट कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, सीडीएफ से पीडीएफ। दूसरी चीज, थर्ड चीज, प्रोबेबिलिटी। अगर हम किसी रेंज में बात करते हैं, रेंज ए से लेकर के बी के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो आप उसे सीडीएफ से भी देख करके पता लगा सकते हो। कैसे पता लगा सकते हो, ए से लेकर के बी तक। मैं कहूँ कि भैया ऐसा है, मुझे ऐसा बताइए कि 31 से लेकर के 30 के बीच का क्या प्रॉपर्टी था, तो ऐसा क्या कैसे निकाल सकते हैं, इससे पहले का एरिया अंडर कर्व निकाल लें और इससे पहले का एरिया अंडर कर्व निकाल लें, ठीक है, और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें, तो इसके बीच का एरिया अंडर कर्व आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो वही कहानी है, ठीक। अगर हमें किसी बी से ए के बीच की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर बी से पहले का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कितना वैल्यू आ रहा है, तो इसको कैसे एरिया अंडर कर्व निकालेंगे सर, ये पॉइंट पे वैल्यू देखेंगे क्या वैल्यू है। हमने कहा 0.8 है सर, ओके। फिर आपने कहा सर यहाँ पर क्या वैल्यू है, मैंने कहा 0.4 है सर, तो 0.8 माइनस 0.4, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, 0.4। सो किसी भी रेंज के लिए आप वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, आप सीडीएफ को देख करके ही निकाल सकते हो। तो क्या यूटिलाइजेशन है पीडीएफ और सीडीएफ का, मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा, ठीक। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज कहो तो मैं आगे बढ़ूँ। कोई डाउट है किसी को? ओके, सो नाउ आई एम मूविंग फर्दर। अब इसके एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं, एनालिसिस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर। एक्सपेक्टेशन क्या ऑपरेटर क्या होता है, किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए ई ऑफ कैपिटल एक्स डिफाइन होता है, दिस विल बी डिफाइनिंग एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर में अगर ई ऑफ एक्स आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, तो कैसे डिफाइन कर सकते हो इसे, देखिए कोई भी अगर आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, पी आई, ठीक। एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर कैसे डिफाइन करोगे, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। तो ई ऑफ एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ई ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करता है मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है,
मीन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके, तो कैसे रिप्रेजेंट करता है, देखिए अगर आप ये किसके लिए होगा भाई साहब, ये होगा डीआरवी के लिए, ये होगा डिस्क्रीट काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल में अगर दिया रहेगा तो उस तरीके से हम लोग कैसे यूज करते हैं, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। अच्छा, तो कैसे मतलब इसका यूज करेंगे, जैसे कि समेशन ऑफ पी आई, तो पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिया था, फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने कहा था, आपको कॉपी पे नोट डाउन होगा, ठीक, कि 1 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। तो 1 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, तो 1 वैल्यू है यहाँ पर। ओके, एक सेकेंड, जैसे कि आप देख रहे हो, ये 1 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/4, 2 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/4, 3 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/2। ओके, तो अब मैं इसी पे कैलकुलेट कर दे रहा हूँ इसको कि इसका मीन कितना आएगा, ठीक है। तो इसका मीन कैलकुलेट करने के लिए देखिए, 1 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/4, तो एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी 1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4, ठीक है। फिर 2 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, तो 2 इंटू 1/4, और 3 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, 3 इंटू 1/2, so overall value will become how much, this will be by 4, ठीक है, 1 plus 2 plus 6, so this will become 9/4, 9/4। तो 9/4 इसका मतलब क्या है कि मीन है, मीन मतलब अगर आप बैठ करके जितनी बार आपने चिट निकाला आप उसका एवरेज निकालोगे तो 9/4 आएगा। 9/4 मतलब 2, और 9/4 मतलब 2.25, मीन्स इसका मीन कहाँ आएगा, इसका मीन यहाँ कहीं 2.25 आएगा, समझ गए, दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग मीन। ओके, तो एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर से आप इस तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज, नेक्स्ट चीज कुछ इस तरीके से है कि अगर आप, सर 6/4 होगा, हाँ 6/4 होगा, ये पूरा का पूरा डिवाइड बाई 4 होगा, ठीक है। ये 3/2 है ना, 3/2 को अगर आप डिवाइडेड बाई 4 लिखोगे देन इट विल बिकम 6/4। ओके, सर यहाँ पे 1 इंटू 1/4 है, प्लस 2 इंटू 1/4 है, प्लस 3 इंटू 1/2 है। यस सर, यस सर, ठीक है, सही है सर, वो सर। ओके, थैंक यू, ठीक, ध्यान दे रहे हैं आप, ठीक है। अब क्या करते हैं, मीन अगर हम, अभी तक ये किस टाइप के नेचर का था, ये डीआरवी का, ठीक है। अब हम किसका निकाल रहे हैं, सीआरवी का निकाल रहे हैं, ठीक। कॉन्टिन्यूअस काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल के लिए क्या निकाल रहे हैं, अब देखिए सीआरवी के लिए देखिए कैसे निकालेंगे। सीआरवी के लिए अगर हमें निकालना होगा तो जैसे कि अभी आपको इससे पहले जो मैंने किया था ना, इससे पहले मैंने एक सिंपल सा मैं ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सर 1 और 2 के बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, 1 और 2 के बीच में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप मुझे इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं क्या आएगा। 1 और 2 के बीच में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और ये पीडीएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, आप इसे पी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ओके, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है ये देखिए इसको, तो ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताइए, इसका ये कितना है, इसका मतलब ये एरिया अंडर कर्व 1 होना चाहिए, तो ये वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब 1 इंटू 1 1 होगा, इसका मतलब इसकी हाइट क्या होगी, 1। ओके, अच्छा इस टाइप के पीडीएफ का मीन कहाँ आएगा, आपको लग रहा होगा 1 और 2 के बीच में आएगा सर, मतलब 1.5 पे आएगा, ठीक है। ओके, तो इसे मैथमेटिकली देख लेते हैं कि 1.5 पे कैसे आएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा देखिए, अभी अगर आपको कॉन्टिन्यूअस टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल निकालना होगा तो x इंटू पी एक्स करेंगे, मतलब इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पूरा का पूरा स्पेस माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स dx। ओके, तो इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स तो भाई मैंने अपनी तरफ से डिफाइन किया, और ये वैल्यू कहाँ से डिफाइन हो रही है, डिफाइन हो रही है 1 से लेकर के 2 तक, कितना x dx। ओके, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल 2 to 1, so now this value will become how much,
4 minus 1 divided by 2, so this will become 3 by 2. ओके, तो पहले भी आपको ये बताया था कि 3 by 2 आएगा, 1.5 आएगा, और आपने इसे एक्सपेक्ट भी किया था। तो इस तरीके से इसका मीन वैल्यू कहाँ आना चाहिए, 1.5 पे आना चाहिए, और आ रहा है। तो आपको ये मैंने करके दिखाया मैथमेटिकली कि किस तरीके से ये जो है ये मीन वैल्यू आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए, ये एक तरीके का ग्राफ है, ये गॉसियन काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसमें भी अगर आप देखिए तो बीच में ये दिखा रहा है कि किस तरीके से म्यू या मीन वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर ग्राफ का कोई एक इक्वेशन दिया होगा, और उस इक्वेशन में आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर गिवन लिमिट के लिए यही फार्मूला पुट करोगे, क्या, x ऑफ x पी एक्स एक्स डी एक्स। पी एक्स एक्स मतलब वही है, ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन p ऑफ x है वही। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर डिफाइन करते हो, और एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर आपको क्या देता है, मीन वैल्यू देता है। ठीक, अगला है वेरिएंस। वेरिएंस ये बताता है कि कितना ज्यादा स्प्रेड है, ठीक है ना, मेजर्स द स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना, अबाउट द मीन वैल्यू। ठीक, कितना ज्यादा स्प्रेड, ठीक, इसका मतलब ज्यादा जितना वेरिएंस होगा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा स्प्रेड है, कम वेरिएंस है इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कम स्प्रेड है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, ये ग्राफ देखिए, अगर इस ग्राफ का आप देखिए मीन वैल्यू इन दोनों की ही लगभग सेम है, ठीक है ना, सेम मीन वैल्यू के बल ये है, ग्राफ ए है और ग्राफ बी है, तो आप कहोगे डेफिनेटली ये, सॉरी दिस वन इज नॉट, दिस वन इज ग्राफ बी, ठीक, दिस वन इज ग्राफ बी एंड अनदर वन वाज ग्राफ ए। तो अगर आप देखोगे तो आप इसे कहोगे कि यहाँ पर वेरिएंस जो है वो क्या है, स्प्रेड कम है, तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर 1 अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो सिग्मा स्क्वायर 1 की वैल्यू यहाँ पर कम होगी, ठीक है ना, यहाँ पर कम होगी, और यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा होगी। मीन्स बी ग्राफ का वेरिएंस ज्यादा होगा और ए ग्राफ का वेरिएंस कम होगा। अब इसे मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं, देखिए, वेरिएंस इज इक्वल टू होता है एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर ई एक्स माइनस ऑफ ई एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे डिफाइन करते हैं, अगर आप इसे स्प्रेड करोगे, सो नाउ दिस विल बिकम ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ई ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कैसे आता है, देखिए इसको, ये देखिए, ये है ई ऑफ एक्स ई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसे क्या करिए, अगर आप इसे स्प्रेड करोगे तो एक्स स्क्वायर ऑफ माइनस ऑफ 2 ऑफ एक्स ई एक्स प्लस ई ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा ये, ठीक है। अच्छा, एक्स ई एक्स, एक्स ई एक्स मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन का एक्सपेक्टेशन ही हुआ, ठीक है ना, इसका मतलब आप इसका एक और, इसमें एक और बार एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर लगा रहे हो, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक और बार ई एक्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक, और ये ऑलरेडी स्क्वायर है, ठीक है, तो ये माइनस माइनस, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये एक तरीके से ई ऑफ एक्स स्क्वायर लिखोगे तो ये टोटल आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल स्क्वायर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये डीसी कंटेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एसी कंटेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब एक तरीके से अगर हम वेरिएंस को देखें तो किसी पर्टिकुलर ग्राफ में ये ओवरऑल एसी कंटेंट या वेरिएबल कंटेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अगर आप वेरिएंस को, इसका मतलब ये है कि देखिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई ऑफ एक्स dx, ओके। मतलब ये है कि जैसे अगर आपको x के साथ कैलकुलेट करना था तो यहाँ पे x रखे थे, ई ऑफ एक्स कैलकुलेट करना था, और ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, एक्स स्क्वायर कर दिया, ओके। तो इस तरीके से ये आपको दिखाना, ओके। और ये तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, वेरिएंस अगर आपको पता चल जाता है तो वेरिएंस में क्या होता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है। यही जो सिग्मा एक्स होता है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सिग्मा एक्स जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना, पॉजिटिव रूट ऑफ वेरिएंस, क्योंकि आप सिग्मा एक्स स्क्वायर के अगर दो रूट निकालोगे तो एक पॉजिटिव में होगा एक निगेटिव में होगा, तो पॉजिटिव रूट ऑफ
वेरिएंस ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक? अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी की पूरी कहानी इसीलिए चल रही है क्योंकि आगे चल के एंट्रोपी में भी हमें जॉइंट एंट्रोपी पढ़नी है, कंडीशनल एंट्रोपी पढ़नी है, म्यूचुअल एंट्रोपी पढ़नी है। तो वो कैसे पढ़ेंगे? तो उसको पढ़ने के लिए भैया पहले हमें प्रोबेबिलिटी तो क्लियर होनी चाहिए कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है। पहले प्रोबेबिलिटी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दो रैंडम वेरिएबल हो गए साहब। नाउ वी आर हैविंग टू रैंडम वेरिएबल्स, ओके, एक्स एंड वाई। ठीक, अभी ये जो डिफाइन है ये किसके लिए है? ये डिस्क्रीट काइंड ऑफ नेचर के लिए डिफाइन है, डीआरवी के लिए डिफाइन है। दिस इज फॉर डिस्क्रीट काइंड ऑफ नेचर, ओके। डीआरवी के लिए डिफाइन। तो डीआरवी के लिए कैसे डिफाइन करते हैं? अच्छा, जो डिस्क्रीट काइंड, जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगी उसमें जो सम होगा प्रोबेबिलिटी का आई और जे के लिए, मतलब सारे के सारे एक्स के वैल्यूज के लिए और सारे के सारे वाई के वैल्यूज के लिए, वो क्या होगा? 1 होगा। अब इसको मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूं आपको। ठीक है, देखिए, एक्स और वाई का मतलब क्या हुआ? मतलब एक ऐसा इवेंट होगा जिसमें दो काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल्स होंगे। दो काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल्स मतलब, जैसे कि मैंने कहा कि साहब आपके पास कुल 4 चीजें हैं, यू आर हैविंग नाउ ओवरऑल 4 थिंग्स, ठीक है, एंड one is kind of ball and another one is kind of cone, okay, one is kind of ball and another one is kind of cone। तो कोई पर्सन, और मैंने कहा कोन कुल 3 है, बॉल है और कोन है। ठीक, तो शेप हो गया। ठीक, और इनका कलर अलग अलग, कलर अलग अलग है, मतलब एक रेड कलर के हैं भाई कुछ बॉल और कोन, कुछ बॉल और कोन ब्लू कलर के हैं, कुछ बॉल और कोन येलो कलर के हैं। अब मैं कहूं सर ऐसा है कि कोई भी बॉल ऐसी नहीं है जो येलो कलर की है, तो व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी? ये देखिए किसके बेसिस पे, यहां पर रैंडम वेरिएबल एक्स अगर मैं डिफाइन करता हूं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? दैट विल रिप्रेजेंट द शेप, दैट इज whether the item I am picking, that is ball or that is cone, and what is the random variable here? It is showing color, okay। ये सी और सेम हो गया लेकिन आप समझ रहे होंगे ये कलर के लिए है, ठीक है, और ये किसके लिए है? ये शेप के लिए, दिस इज फॉर शेप, ओके, ये कलर के लिए। अब मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया, मैंने कहा भाई साहब ऐसी बात है कि यहां पर जो बॉल है ना, वो कोई भी बॉल येलो कलर की नहीं, देयर इज नो बॉल ऑफ येलो कलर, ओके। और आपको मैं पहले से बता दे रहा हूं, चलिए, अच्छा, कुल 5 आइटम्स ही हैं, ठीक, 5 आइटम्स, ओके। बॉल है, ओके, एक सेकेंड, ये देखिए, ये बॉल है, एक रेड है, ठीक, और कोन भी है साहब, रेड, ठीक, और क्या है आपके पास? आपके पास ब्लू कलर का, ठीक, ब्लू कलर का बॉल है, ठीक, और कोन भी है, ठीक, और आपके पास क्या है? आपके पास येलो कलर का, येलो कलर का एक कोन है, ठीक, ठीक, ओके। तो ये बताइए कि मैं इसमें से बॉल पिक करूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ बॉल विल बी 2/5, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप कोन 3/5। मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी बहुत से लोगों को इससे पहले बहुत कुछ नहीं समझ में आया होगा, हो सकता है आपको इसमें ज्यादा समझ में आए, ठीक है। अच्छा, ये चीज क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि भाई 3 कोन है मेरे पास, आई एम हैविंग 3 कोन्स, एंड हाउ मेनी बॉल्स आई एम हैविंग? आई एम हैविंग ओनली 2 बॉल्स, ओके। नाउ दिस थिंग इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट थिंग इज दिस कि
What is the probability that item will be red? That will be, sir, 2 by 5. Because how many items are red here? Only 2. What is the probability that item will be blue? That will be again, sir, 2 by 5. And what will be the probability that item will be yellow? That will be, sir, 1 by 5. Okay. So if you will sum out here this thing, so this will result unity. If you will sum out this thing, this will also result unity. But what is the probability that the ball you have picked is red? That you have picked a ball and that ball is red. This will become 4 by 25. Okay. So what is the probability that you have picked a cone and that is red? That will be 6 by 25. Okay. What is the probability that you have picked up a ball and that is blue? That will be again multiplying both these, 4 by 25. And again cone, this will be 6 by 25. Okay. And again, if you are going to pick, what is the probability you pick up a ball and that is yellow? That will be 5 by 25. And what will be the probability that you will pick up a cone that is yellow? That will be again, sorry, 1 by 25. And this will be, sorry, this will be 2 by 25 and this will be 3 by 25. I think I should make the table bigger one so that you can easily see it. This will be 4 by 25. This will be 6 by 25. This will be 4 by 25. Again, this will be 6 by 25. This will be 3 by 2 by 25. And this will be 3 by 25. If you will somehow sum all these things, if you will somehow sum all these numbers, so sum of all these numbers will be unity. So in my thought, you have understood that what is joint probability. Similarly, एक और एग्जांपल है, ठीक, एक कंपनी है जो कि एसी सर्विस करती है, ठीक है ना, और एसी सर्विस करने के दौरान हाउ मेनी सर्विस टाइम इट टेक्स, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, ठीक। एक तो इसने सर्विस टाइम को एक ऑर्डर पे बनाया है और दूसरे वाले में इसने कितनी यूनिट सर्विस कवर किया है, 1 का, 2 का, 3 का, तो इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, सो इस तरीके से इसने क्या किया, पूरा का पूरा एक टेबल बना दिया। अगर आप इस पूरे टेबल का सम करोगे तो इस पूरे का पूरे टेबल का सम कितना आएगा, द सम ऑफ ओवरऑल दिस टेबल विल बी 1, यहाँ पर दिखाया हुआ। ओके, so this is kind of discrete kind of joint probability. Okay. अगर आप इसका क्या करना चाहते हो, दूसरी चीज इसमें आप देखोगे कॉन्टिन्यूअस काइंड ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, p ऑफ x ऑफ x, तो p ऑफ x ऑफ x x y के टर्म्स में डिफाइन होगा। मतलब अब की बार p ऑफ x ऑफ x ही नहीं डिफाइन होगा, p ऑफ x ऑफ x एंड p ऑफ x ऑफ y डिफाइन होगा। ठीक, क्या होता है इसमें, अगर आप उस दो स्पेस होते हैं, मतलब इट विल बी 2 डायमेंशनल, मींस एक तरफ आपका यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए इस तरीके से p ऑफ x जाएगा, और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ देयर विल बी 2 डायमेंशंस, दूसरी तरफ p ऑफ y रहेगा और इसका अपना pdf रहेगा, दिस इज pdf ऑफ y, दिस इज pdf ऑफ x, और इन दोनों को मिला करके x pdf
बना जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इट विल बी अ काइंड ऑफ सरफेस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इन माय थॉट यू आर गेटिंग इट, बिकॉज x होगा, y होगा और उसका एम्पलीट्यूड होगा, मींस इट विल हैव अ काइंड ऑफ सरफेस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो दिस विल रिप्रेजेंट अ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और जॉइंट पीडीएफ। इन केस ऑफ जॉइंट पीडीएफ p ऑफ x x नहीं लिखा जाता है, p ऑफ x y लिखा जाता है। ऐसे ही अगर यहाँ पर f ऑफ x की जगह p ऑफ x x लिख रहे हो तो p ऑफ x y लिखोगे। लेकिन उस केस में भी यही होता है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, अगर आप उसे x और y के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर रहे हो, x एंड y के अकॉर्डिंग, x एंड y के अकॉर्डिंग अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो p ऑफ x और p ऑफ x ऑफ y अगर आप सारे के सारे वैल्यूज के लिए कर रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, दूसरा चीज के इसके बाद आता है जॉइंट क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आपको पहले भी बता दिया, क्यूमुलेटिव मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू से पहले सारे के सारे प्रॉपर्टीज का सम। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x और y के लिए अगर मैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने जा रहा हूं तो सारे के सारे प्रॉपर्टीज का सम होगा सारे के सारे वैल्यूज ऑफ x और y के लिए। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर देखिए यहाँ पर 2 और 2 के लिए निकाला है, f ऑफ 2 एंड 2, f ऑफ 2 एंड 2 मतलब क्या आएगा भैया, 2 और 2 से पहले के सारे वैल्यूज का सम होगा, मतलब इसका 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 और इसका, सॉरी नॉट इसका, इसका। ठीक है, तो this will be P11, P12, P21 and P22. How we have defined? This is P11, this is P12, this is P21 and this is P22. Okay? तो इस तरीके से आप क्या डिफाइन करते हो, ज्वाइंट क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइन करते हो। ओके, ज्वाइंट क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बाद आता है आपका, अगर सर ये तो ये किस में डिफाइन होगा सर, ये डीआरवी में डिफाइन होगा। डीआरवी में क्यों, क्योंकि डीआरवी में सर हमारे पास फंक्शन नहीं होता है, हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू दी रहती है। अच्छा, अगर मान लीजिए वो एक आपका कॉन्टिन्यूअस काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल में आ गया, और मैक्सिमम चीजों में हमें कॉन्टिन्यूअस काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल ही डील करना है, क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन में जाते हैं डेली लाइफ में तो हम डिस्क्रीट काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहां पर ऐसा होता है कि हमें कोई काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, गॉसियन काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या रेलेथ काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन मिलते हैं जिनका फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक, वहां पर कोई डिस्क्रीट आपको नेचर में नहीं मिलेगा। तो ये चीज कम्युनिकेशन में यूज होती है, दैट्स व्हाई वी हैव टू फोकस मोर ऑन दीज थिंग्स, बट it is having a correlation with it, so we have to take care of it that it is having a correlation with it. Okay, so ये देखिए, अच्छा यहाँ पर इस तरीके से क्यों डिफाइन किया हुआ है, देखिए अब जैसे दो तरीके के फंक्शन है। अब मैं यहाँ पर फिर से एक बार उस ग्राफ को बना देता हूँ। ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस पे है और दूसरा मैंने कहा सर ये वाई एक्सिस पे। दिस इज ऑन वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस वाले का कलर को मैं दूसरा कर देता हूँ। दिस इज ऑन वाई एक्सिस। ठीक, एक्स एक्सिस वाले पर मान लीजिए कुछ इस तरीके का पीडीएफ इस तरीके का ऑलरेडी है, सॉरी इस तरीके का पीडीएफ है, और वाई एक्सिस वाले पे भी कुछ पीडीएफ जो है वो इस तरीके का दिया हुआ है। ठीक है, और एक्स एक्सिस वाले पे जो पीडीएफ है वो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर हम अलग अलग पीडीएफ की बात करेंगे तो इसका एरिया अंडर कर्व 1 आएगा, इसका भी एरिया अंडर कर्व 1 आएगा, लेकिन जब हम इसका ओवरऑल बनाएंगे तो उसका भी एरिया अंडर द कर्व 1 आएगा। ठीक है ना, और ओवरऑल में कुछ इस तरीके से आपको मैं बताऊं तो कुछ इस तरीके से ऐसे, मतलब एक तरीके से कोन टाइप से ऐसे। ठीक है, अब अगर आप उस सरफेस का एरिया अंडर कर्व निकालने जाओगे तो क्यूमुलेटिव जब आप डिफाइन करोगे तो आप एक्स एक्सिस पे माइनस इनफाइनाइट से, क्योंकि वैल्यू कहां से हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट से हो सकती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, एक गिवन वैल्यू तक निकालोगे। तो उस वैल्यू को मैंने क्या ले लिया है, मैंने ले लिया गिवन वैल्यू एक्स तक निकालोगे। ठीक, और ऐसे ही उस एक माइनस इनफाइनाइट से गिवन वैल्यू वाई तक निकालोगे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट तक ये क्या बताएगा, आपको ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स वाले को पहले ही डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया है, डब्ल्यू मतलब वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर दिया है, वाई एक्सिस को जेड से रिप्रेजेंट कर दिया है, और उस तरीके से फिर ये अपना। ठीक है, ये तो इस तरीके से आप ज्वाइंट पीडीएफ डिफाइन कर सकते हैं। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं,
मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मतलब इट इज ऑब्टेन्ड बाय summing or integrating the joint probability over the value of other random variable. मीन्स अगर हमें किसके लिए डिफाइन करनी है, x के लिए डिफाइन करनी है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या करेंगे, हम j की वैल्यू के लिए, ठीक है ना, इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब j की वैल्यू को पूरा का पूरा वेरी करेंगे, ठीक, j की वैल्यू को 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, और सारे के सारे वैल्यूज के लिए हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि x या तो 1 के लिए डिफाइन होगा, या तो 2 के लिए डिफाइन होगा, या तो 3 के लिए डिफाइन होगा। जैसे कि एग्जांपल यहां देखिए, ये x ऑफ 1 के लिए हम निकालने जा रहे हैं, तो x ऑफ 1 के लिए यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू फिक्स हो गई 1, ठीक है ना। अब हम j की वैल्यू को क्या करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, तो इन तीनों का हम लोग सम निकाल लेंगे, और ये क्या होगा, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 1। ऐसे ही मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फॉर y इक्वल्स टू 1, उसी वाले ग्राफ से हम लोग ने फिर सारी की सारी वैल्यूज लिया है, और फिर मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फॉर y इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू को हमने फिक्स किया हुआ है, y की वैल्यू को देखिए 1 कर दिया है, ठीक है ना, और x की वैल्यू को हम वेरी कर रहे हैं 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल। देखिए कॉन्टिन्यूअस काइंड ऑफ रैंडम वेरिएबल में क्या होगा, x के लिए अगर आपको निकालना है तो आपको x को क्या करना होगा, फिक्स कर देना होगा जिस भी वैल्यू के लिए निकालना है। अगर नहीं निकालना है, वेरिएबल के लिए निकालना है, तो उसे वेरिएबल ही रहने दीजिए, और y के अकॉर्डिंग आपको उसको इंटीग्रेट करना होगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नेक्स्ट, तो ज्वाइंट पीडीएफ अगर आप x के टर्म्स में डिफाइन करना चाहते हो तो इस तरीके से x की फिक्स वैल्यू के लिए तो y के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना, और अगर आप y के लिए फिक्स करना चाहते हो तो आपका यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग होगा, x के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वन इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखिए कैसे डिफाइन करते हैं, उसका हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। सेम एग्जांपल जो प्रीवियस वाला था, प्रीवियस वाले एग्जांपल में क्या था साहब, हम लोग के पास बॉल थी, और क्या था, कोन था, ठीक, फिर क्या था, बॉल थी और कोन था, और फिर क्या था, एक कोन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है साहब, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दो रैंडम वेरिएबल, ठीक है, फिर से हमने कहा कि साहब एक रैंडम वेरिएबल है x एंड दैट x रैंडम वेरिएबल इज शोइंग शेप, that x random variable is showing shape, ओके, x वाला, ये x वाला क्या शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और y वाला किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, शेप एंड y इज रिप्रेजेंटिंग कलर। ओके, इस तरीके से। अब मैं आपसे कहूं कि ऑलरेडी हम लोग हमारे पास वो टेबल है पूरा का पूरा, ठीक है, अब चाहिए तो उसे रिकॉल कर सकते हैं, चलिए अच्छा बना लेते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट कि ये x है और x इज सर्किल that is 2 by 5, and what is probability of getting that it is a cone that is 3 by 5. Okay, what is the probability that it will be red, that will be, that is color, we are defining here color, and we have defined here shape. Okay, so now we are going to define here color. This will be red, that will be 2 by 5. Okay, now this will be 2 by 5, this will be 1 by 5. अब नाउ इफ मैंने कहा कि ऐसा आप बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप ब्लू कलर
item. So what is the probability of picking a blue color item? That is 2 by 5. Okay, that is 2 by 5. But out of which you should be sure that you have picked up a cone. मीन्स ब्लू कलर में ही चूज करना है, लेकिन ब्लू कलर में क्या चूज करना है? कोन चूज करना है. ठीक, तो इस तरीके की जब कंडीशन आएगी तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करेगी. मतलब पहले ही आपको बता दिया, क्या क्या बता दिया साहब? ये बता दिया कि आपको कोन ही पिक करना है, सॉरी ब्लू कलर ही पिक करना है. ओके, आपको क्या पिक करना है? ब्लू कलर. ठीक, लेकिन ब्लू कलर में आपको क्या पिक करना है? ब्लू कलर में अब आपको क्या पिक करना है? ब्लू कलर में अब आपको कोन पिक करना है. ओके, ब्लू कलर में आपको क्या पिक करना है? कोन. सो किस तरीके से प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगी? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग द ब्लू कलर कोन आउट ऑफ ब्लू शेप्ड आइटम. तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम श्योर होंगे कि उसमें न्यू डिनोमिनेटर में क्या रहता है. डिनोमिनेटर में रहता है कि किसमें से पिक करना है, तो वो आइटम सबसे पहले रहता है. तो किसमें से पिक करना है साहब? हमें पिक करना है यहाँ पर एक तरीके से, ये जो है आपका y यहाँ पर क्या है? y इज कलर, तो ब्लू कलर में. तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 2 by 5. ओके, और ब्लू कलर में से अब आपको क्या चूज करना है? यू हैव टू चूज दैट येलो कलर, सॉरी दैट बॉल. You have to choose that ball. So what was the probability of picking up blue color ball? That was 4 by 25. That was 4 by 25. So now this will become 4 by 25. Okay, so this is how we will calculate conditional probability. Conditional probability को एक और एग्जांपल से यहाँ पर अगर समझाया हो तो देखिए, y is equals to 3, मतलब सर्विस आवर्स कितने हैं? 3. तो उसके लिए आप क्या करोगे? सारा का सारा सर्विस आवर काउंट कर लोगे. ठीक है, और दूसरा एक ही वो कंडीशन बताइए कि 3 सर्विस आवर में केवल एक ही मशीन सर्विस हो रही है. ठीक, तो आप क्या करोगे? x is equals to 1 and y is equals to 3. तो आप लिखोगे p of x is equals to 1 divided by y is equals to 3. तो ये y is equals to 3 क्या बताएगा? y is equals to 3 पहले कंडीशन क्रिएट करता है और उसमें कौन सा इवेंट होगा वो ये बताता है. मतलब अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं p of xi डिवाइडेड बाई y j, इसका मतलब ये है कि y वाले में कौन सा इवेंट होगा ये पहले तय हो जाएगा, और उस y वाले इवेंट में से कौन सा x वाला होगा अब हम इस y वाले में से कैलकुलेट करेंगे. सो दिस विल रिप्रेजेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर भी इसी तरीके से पिक किया. आप टेबल में देखोगे तो p ऑफ 1 3 कितना है? 0.1 है, और यहाँ पर p ऑफ 3 वो ओवरऑल जो 3 वाले का सम निकाला होगा दैट वाज 0.11. तो इस तरीके से 0.9091 आया. ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं. एक और एग्जांपल कुछ इस तरीके से लेते हैं कि मुझे ये कैलकुलेट करना है. मैंने कहा कि क्लास में ओवरऑल 50 स्टूडेंट्स हैं. आई एम हैविंग ओवरऑल 50 students in a class. There are 50 students in a class. Out of which 10 are girls and rest 40 are boys. These are girls and these are boys. Okay. Out of these 50 students, overall 10 students have got more than 75% marks, means those has got dictation. And out of these 10 there are 5 girls, okay, and 5 boys. So tell me conditional probability that
a girl has obtained dictation. So what will be the answer? That will be 1/2, because how many overall girls are in the class? There are 10 girls. Out of these 10 girls, how many have got dictation? 5. So overall probability will become 1/2. Means the condition will be set by the lower statement, and out of these lower statement, the other statement condition will be obtained. Okay, I will show another example. Just wait. Yes, this is. So what is this? This is tossing of a coin. Okay, incoming value is odd number. Okay, incoming value is odd number, and but less than 4. You have to toss a coin, but be sure that the incoming value is odd number, but its value should be less than 4. So how many possibilities are there? So we are having only 4 subsets here. Okay, so these 3 are odd numbers. Okay, these 3 are odd number subset. So if we will go to calculate it, so P of A, probability of coming odd, it will be 3/4. Okay, out of this 3/4, how many of this is odd? So by the seeing the graph, you can say, okay, answer will come 1/2. Okay, but out of these 3/4, how many is means less than 4? So you have to see that how many are less than 4. How many are less than 4? 3/4. So 3/4 is less than 4. And how many is odd? Okay, this will not be done like this. You can see that by seeing the set, you can say that वन एंड 3, 1 और 3 ऐसे नंबर होंगे जो अपीयर होंगे दोनों में ही. मीन्स ये क्या है, ये ऑड भी है और लेस देन 5 भी है. पी ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑड वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है. पी बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेस देन 5 वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है. चूंकि इंडिपेंडेंट नहीं है इसलिए मल्टीप्लिकेशन से काम नहीं चलेगा. ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट होता तो मल्टीप्लिकेशन से हम काम चला लेते. ठीक है, तो पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी, ठीक, ये दोनों के दोनों क्या है? ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड है, और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लेस देन 4 है. तो आप यहाँ पर ये देखिए, लेस देन 4 वाले में पीबी आएगा और लेस देन एंड ऑड वाले में ये आएगा. तो सबसे पहले आपको क्या, पहली कंडीशन क्या है कि इट शुड बी ऑड. तो शुड बी ऑड में आपका ये तीनों आ जाएंगे. ठीक ना, ये तीनों के तीनों आ जाएंगे. ठीक, और इन तीनों के अलावा अगर आप देखोगे कि इन तीनों में अब कौन सा ऑड है, तो आप निकालोगे इसका ए इंटीग्रेशन ए में से कौन सा पोर्शन कॉमन है बी में.
ये इस चीज को। सो अगर आपको प्रोबेबिलिटी बी बाई ए डिफाइन करनी है, सो यू कैन ऑब्टेन पी ऑफ ए conjugate b divided by p. Okay, so this is how you can define the conditional probability. Okay, in case of conditional probability is defined for continuous nature. Suppose how the conditional probability will be defined for continuous nature means it will be defined like this: f of p of x divided by y, and y will be defined some value, means this, and x. So we have to calculate at first f of y. How we can calculate it? Integrating it with respect to all values of x, and for one particular value of y we can get this f y, and then after on the upper side this will be f of x. This will represent the means overall joint probability distribution of p of x of y. Okay, तो कॉन्टिन्यूस वाले केस में आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, ठीक है, तो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में एफ ऑफ एक्स वाई जो है आप उसे सिंपली एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई के मल्टीप्लीकेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अगर एफ ऑफ एक्स का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन और एफ ऑफ वाई का डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन अगर आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के इक्वल मिलता है, तो आप इसे कह सकते हो कि these two events will be independent to each other. These two random variables are independent also. Next thing is covariance. How we can define the covariance? E of x minus of ex. Covariance मतलब how much things are correlated. Okay, तो किससे कोरिलेशन? मीन वैल्यू से कोरिलेशन। ठीक, तो मीन वैल्यू से हम लोग पिछली बार निकाले थे तो x का ही निकाले थे, अब की बार x का y के साथ निकालना है। x का y के साथ निकालना है तो e ऑफ x माइनस ई एक्स स्क्वायर लास्ट बार ही हो गया था सीधे सीधे। अब की बार e ऑफ x माइनस ई एक्स y ऑफ ई वाई, ठीक है ना। आप इस तरीके से करना पड़ेगा। इसका डेरिवेशन अगर आप देखोगे तो e ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, माइनस ऑफ x ऑफ ई वाई आ जाएगा, फिर e ऑफ x y आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो अब आप क्या करिए, e ऑफ x, अब इसको e वाले को अंदर ले जाएंगे तो ये अंदर एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर आ गया, ठीक है ना। फिर e ऑफ x e ऑफ y हो जाएगा, ठीक, फिर e ऑफ x e ऑफ y हो जाएगा इसी तरीके से, और e ऑफ x e ऑफ y हो जाएगा। ठीक, अब आप इसमें से देखिए दो कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक बचेगा। सो नाउ विल गेट e ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ e ऑफ x इंटू e ऑफ y। सो इस तरीके से आप e ऑफ एक्स वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको पहले से पता है, इंटीग्रल ऑफ क्या कर दोगे, एक्स वाई, फिर p ऑफ एक्स वाई एक्स एंड वाई, ठीक, dx dy। ओके, सो इस तरीके से आपको इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई e ऑफ एक्स वाई dx dy, इस तरीके से आपको डबल इंटीग्रल करके आपको e ऑफ एक्स वाई मिल जाएगा। सिमिलरली e ऑफ एक्स अलग से भी निकाल सकते हो, e ऑफ वाई अलग से भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्या आ जाएगा, कोवेरिएंस आ जाएगा, हाउ मच थिंग्स आर कोरिलेटेड। ओके, इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में ये कोवेरिएंस की वैल्यू क्या होती है, दिस कोवेरिएंस विल बी 0। ठीक है, हाउ मच थिंग्स आर कोरिलेटेड अगर ये निकालना होगा तो कोरिलेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, कोरिलेशन निकालने के लिए आप कोवेरिएंस निकालोगे एक्स वाई का, ठीक है, एंड देन आफ्टर आप क्या करोगे, आप वेरिएंस एक्स का अलग से निकालोगे, वेरिएंस वाई का अलग से निकालोगे, इसका अंडर रूट ले लोगे। इस तरीके से आप कोवेरिएंस निकाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उसे पुट इन करिए।